मध्यकालीन भारत के मुगल साम्राज्य में एक ऐसा शासक हुआ जिसने सिर्फ 14 वर्ष की आयु में मुगल सल्तनत की बागडोर संभाल ली। यह कहानी है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर महान की, जिसके लिए तख्त पे पहुंचना तो आसान रहा, लेकिन उसे संभालना उतना ही मुश्किल। अकबर ने सत्ता की गलियों में जिनकी उंगलियां पकड़ के चलना सीखा, वक्त आने पर उनका सर कलम करने से भी पीछे नहीं हटा। यहां तक कि अब आदम खान का भी कत्ल किया, जो उसके लिए एक सगे भाई की तरह था। आखिर क्यों अकबर को अपने ही भाई का वध करना पड़ा? क्या सिर्फ सत्ता के लिए, या फिर अपना राजधर्म निभाने के लिए? मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष जिस शासक के शासनकाल में सबसे ज्यादा हुआ, वो था बाबर का पोता और हुमायूं का बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसका जन्म 1542 में हुआ। हुमायूं की हार और संघर्ष की छाया में अकबर का पालन पोषण हुआ। अफगान शासक शेर शाह सूरी ने हुमायूं से दिल्ली का तख्त छीन लिया था, जिसके कारण हुमायूं को अपनी बेगम के साथ देश छोड़ के जाना पड़ा था। अपने बेटे अकबर की सुरक्षा को लेकर चिंतित हुमायूं ने उसे सिंध में अपने एक विश्वास पात्र के सुपुर्द कर दिया। अकबर के लिए उसकी फॉस्टर फैमिली बहुत मायने रखती थी। वो औरतें जिन्होंने अकबर को दूध पिलाया था, जिन्हें आनका कहते हैं, और वो जो उनके बेटे जिन्हें कोका कहते हैं, और उनके शौहर जिन्हें अतका कहते हैं, ये सारे अनगा, कोका और अतका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनसे अकबर का था, और अकबर इनकी बहुत इज्जत करता था। खेलने कूदने की उम्र में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके कारण किशोर अकबर के कमजोर कंधों पे पूरे साम्राज्य का भार आ गया, और यह हादसा था पिता हुमायूं की असमय मृत्यु। उसे राजनीति की समझ ज्यादा नहीं थी, जिसके चलते सत्ता के कई केंद्र बन गए थे। इन हालात में अकबर यंग थे, और इसलिए जितने भी नोबिलिटी के लोग थे जो हुमायूं के आसपास थे, उनके करीब थे, वो सब एक तो उनके सामने दो प्रोग्राम्स थे। एक तो उनका एजेंडा ये था कि हमें एम्पायर को बचाना है, विच वॉज अगेन अभी न्यूली रीफाउंड करी गई थी, और दूसरा उनके साथ ये इशू था कि उनको अकबर को भी सेफ गार्डेड रखना है, बिकॉज ही वॉज द हेयर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए। अकबर बहुत छोटी उम्र में बादशाह बन गया, चूँकि हुमायूं की मौत अचानक एक हादसे में हुई। लेकिन हुकूमत का कारोबार बैरम खां के पास था, जो कि हुमायूं का बहुत ही ट्रस्टेड नोबल था। बैराम खान हुमायूं का करीबी था, और उसका मुगल सल्तनत में बड़ा दबदबा था। 1556 से 60 तक का दौर है, लगभग 2 साल। बैरम खान का पावर बहुत ही ज़्यादा हाई वाटर मार्क पे था, और कोई भी ऑर्डर जो वो चाहते थे वो ऑर्डर निकलता था, और अकबर के जो दस्तखत थी या उनकी जो सील थी, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हुआ करती थी। किशोर अकबर की जिंदगी में बैराम खान के अलावा एक और शख्सियत का गहरा प्रभाव था। वो थी अकबर की दाई मां महामंगा। महामंगा ने एक्चुअली अकबर को फीड नहीं किया था, लेकिन वो इंचार्ज थी सारे वेट नर्सेस की, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, पर्सनल और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल। जो फैमिलियल या जो परिवार का स्ट्रक्चर होता था सल्तनत पीरियड में, या लेटर मुगल पीरियड में जब हम लोग देखते हैं, देन वी फाइंड कि हरम जो था वो एक्टिविटी का कोर होता था। तो जो मुगल ख़ानदान है उसमें हमेशा औरतों की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रही है। तो इन हालात में अगर हम लोग देखें
तो हरम क्योंकि कोर ऑफ एक्टिविटी था, पैसा भी बहुत हुआ करता था, हाई सिक्योरिटी जोन होता था, एंड बिकॉज जो राजकुमार होते थे ये बहुत अहम होते थे क्योंकि यही बाद में एयर बनते, तो राजकुमार जनरली हरम के अंदर रहते थे, तो इसलिए इन लोगों को बहुत मौका मिलता था इन राजकुमारों को भी इन्फ्लुएंस करने का। महामंगा ने अकबर को बचपन से पाला पोसा था, क्योंकि अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम ज्यादातर काबुल में रहती थी। तो देयरफॉर देयर वाज वन लॉबी, एक लॉबी थी जो हरम में थी, जो लेडीज़ थी उसके अंदर, जिसमें महामंगा बहुत ही पॉपुलर फिगर मानी जाती हैं। दे वर इन्फ्लुएंस ऑन हिम, बट मोर देन दैट बैरम खान वाज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। और बैरम खान इसलिए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस थे क्योंकि उस वक्त जो कमांडर्स चाहिए थे अफगानों को टैकल करने के लिए, उस तरह का कमांड करने की ताकत उनके अंदर थी। बैराम खान ने उन लोगों को शासन में जगह दी जो महामंगा के नियंत्रण में नहीं थे। इस तरह बैराम खान और महामंगा के बीच वर्चस्व को लेकर रस्साकशी चल रही थी। तो इन हालात में बैरम खान की जो इन्फ्लुएंस थी उससे निकालने के लिए ये जो हरम था ये ज़रूरत से ज़्यादा फोरफ्रंट में आ गया। उन्होंने ये एम्फसाइज करा कि जितने भी हुक्म हैं वो बजाय इसके कि बैरम खान निकालें और अकबर उन पे दस्तखत करें, वो पहले अकबर के सामने पेश किए जाने चाहिए, वो उनको अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही वो हुक्म जो है वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। जब अकबर ने धीरे धीरे खुद कमान संभालनी शुरू की तो उसे बैराम खान के द्वारा किए हुए कुछ ऐसे कृत्यों का पता चला जिनसे आहत होकर वो सख्त रुख अपनाने के लिए मजबूर हो गया। परस्त बैराम खान के सामने अकबर ने दो विकल्प रखे, जागीरदार के तौर पे काम करना या हज के लिए जाना। ये उनके लिए एक्चुअली कोई कॉम्पनसेशन नहीं था, बल्कि एक ह्यूमिलिएटिंग सजा थी कि इतनी नीची पोजीशन पे उनको नौकरी ऑफर करी जा रही थी। तो ही चोज कि हम हज करने चले जाएंगे। जब वो हज करने जा रहे थे तो उनको असैसिनेट जिस शख्स ने किया, एक्चुअली उसके फादर को बैरम खान ने पुरानी किसी बैटल में मारा था। ये वी डोंट नो कि अकबर ने उस आदमी को असाइन करा था या ये काम करने के लिए, या ये महज एक इत्तेफाक था कि उसने बैरम खान को मारा। अब अकबर के निर्णयों में महामंगा का प्रभाव ज्यादा दिखने लगा था। महामंगा के प्रभाव को लेकर के कुछ इतिहासकारों ने जो ये 2 साल का पीरियड है 1561-62 का, इसको जो है कि पेटीकोट गवर्नमेंट का जो है नाम दिया है। महामंगा अपने प्रभाव का इस्तेमाल अपनी व अपने बेटे आदम खान की संपन्नता को बढ़ाने के लिए करने लगी। महामंगा का अपने बेटे के लिए एम्बिशन डेफिनेटली यही था कि वो एक पावरफुल ऑफिसर के रूप में इमर्ज करें और उनके पास इनफ इलाका और जागीर हो ताकि माहम अपनी ज़िंदगी जिस तरह से रॉयल राजसी अंदाज में वो रहती थी उसी राजसी अंदाज में वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। महामंगा अपने मंसूबों में सफल भी हुई जब अकबर ने आदम खान को बैराम खान की जगह सेनापति घोषित कर दिया। अकबर के जो अर्ली एक्सपीडिशंस हैं उनमें आदम खान को इम्पोर्टेंट गवर्नरशिप्स दी जा रही हैं और उनके ऊपर ट्रस्ट करा जा रहा है कि वो उन अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। लेकिन आदम खान स्वभाव से बहुत महत्वाकांक्षी और लालची था। वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल राज्य की भलाई के लिए ना करके स्वयं की जरूरतों को पूरा करने के लिए करने लगा। लेकिन एक और सिलसिला है जो साथ में चल रहा है, वो ये है कि बैरम खान के एक्सपीरियंस के बाद अकबर ये चाहता है कि जो नोबिलिटी है वो अकाउंटेबल हो, क्योंकि अगर आप उनसे अकाउंट नहीं लेंगे देन वो उनका जो जो मन चाहेगा वो चीज़ें करेंगे। इट्स सो हैपेंड अकबर के पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि आदम खान ने जिन लाखों को जीता उनमें जो दौलत हासिल करी वो अपने पास रख ली और इनको ये रिपोर्ट करा कि यहाँ पे ख़जाना जो था वो पहले ही लुट चुका था, हमें कुछ नहीं मिला, और जो लेडीज़ थी उनको भी अपने हरम में रख लिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो नाराज़गी का बायस बन गई। लेकिन अकबर ने अपनी नाराज़गी को जाहिर नहीं होने दिया। इसी दौरान अकबर ने आदम खान को मालवा सैन्य अभियान का प्रमुख बना के भेजा, जहां आदम खान ने मालवा के सुल्तान बाज बहादुर को पराजित कर दिया।
लेकिन उसने अकबर की नीतियों के खिलाफ जाके वहां बड़े स्तर पर निर्दोष लोगों का नरसंहार किया, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल थी। साथ ही उसने लूटे हुए खजाने के बारे में अकबर को गुमराह किया। और इवन जो बाज बहादुर का जो हरम था, उसकी जो स्त्रियां थी, वो भी उसने रख लिया। अकबर के पास जब लूटे हुए खजाने का कुछ हिस्सा ही पहुंचा तो इस बार उसने चुप ना रह के सच्चाई का पता लगाने की ठानी और निकल पड़ा। लेकिन अकबर के सारंगपुर पहुंचने से पहले ही महामंगा ने आदम खान के पास अकबर के आने की खबर पहुंचा दी। ये सुनते ही आदम खान सतर्क हो गया और अकबर के आते ही सारा लूटा हुआ धन उसके सामने रख दिया। इसके बावजूद भी जो दो स्त्रियां थी जो बाज बहादुर के हरम से प्राप्त की थी, उनको आदम खान ने अपने पास रख लिया। जब महामंगा को पता चला तो उसने उन स्त्रियों को मरवा दिया, क्योंकि उसको ये लगा कि अगर ये स्त्रियां अकबर के हाथ लग गई तो आदम खान के जो भी कारनामे हैं उनका अकबर को पता चल जाएगा। अकबर को इस बात की भनक लग गई थी, परंतु उसने उसको जो है इग्नोर कर दिया। अकबर ने नजरअंदाज जरूर किया था, लेकिन वो सच्चाई जान गया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि आदम खान को सेनापति के पद से हटा दिया गया। लेकिन ये नाराजगी प्रॉबेबली एक पर्सनल लेवल पे भी सॉर्ट आउट करी जा सकती थी अगर अकबर ऐसी सिचुएशन में नहीं होता जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक जद्दोजहद चल रही थी। तो वो एक अलग लड़ाई थी। तो दो लेवल पे लड़ाई हो रही है, एक तो पर्सनल लेवल पे है और एक डीप पर्सनल लेवल पे, क्योंकि अकबर जो है महामंगा से बहुत अटैच हैं और आदम खान महामंगा के बेटे हैं। तो अगर वो अकबर को बिट्रे करते हैं तो ये एक डीप पर्सनल बिट्रेयल है। फिर एक छोटे पॉलिटिकल लेवल पे बिट्रेयल है कि आपका एक गवर्नर है और उसने इतना पैसा और सामान हासिल करा और आपको रिपोर्ट नहीं करा। जहां अकबर की सत्ता पर पकड़ तेजी से मजबूत हो रही थी, अब उसके निर्णयों में उसका ही प्रभाव होता था और अपने प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए वो कठिन से कठिन निर्णय लेने से नहीं चूक रहा था। वो निर्णय था अपने पिता के वफादार और अपने बेहद करीबी अदगा खान को प्रधानमंत्री का पद सौंपना। कोर्ट में दो फैक्शंस थे और दोनों फॉस्टर फैमिली के थे। एक अदम खान और उसकी माँ माहम अनगा का था और एक शमसुद्दीन अतका और जीजी अंगा का था, जो भी फॉस्टर फैमिली के थे। तो केयर टेकर थे अकबर के। तो वैसे अगर महामंगा एक फीमेल केयर टेकर थी तो अदगा खान भी जो थे वो भी एक मेल केयर टेकर थे। ही वाज अ फॉस्टर फादर। अकबर ने शमसुद्दीन अक्का को वकील सल्तनत बनाया, जो सारे एडमिनिस्ट्रेशन का सुप्रीम इंचार्ज होता है, मेन मिनिस्टर और फर्स्ट मिनिस्टर। ये बात अदम खां और उसके फैक्शन को पसंद नहीं आई और दोनों के बीच राइवलरी चलती रही। असुरक्षा की भावना में आदम खान ने ऐसा कृत्य किया जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां बन गई कि अकबर को कड़ा रुख अपनाना पड़ा। अदगा खान की नियुक्ति से महामंगा नाराज हो गई। ये दोनों फैक्शंस कोलिजन कोर्स पे थे एक इशू के ऊपर कि अकबर की मुगल स्टेट का फर्स्ट मिनिस्टर वकील सल्तनत कौन बनेगा। अकबर ने शमसुद्दीन अक्का को वकील सल्तनत बनाया। ये बात अदम खां और उसके फैक्शन को पसंद नहीं आई और दोनों के बीच राइवलरी चलती रही, जो अपने हाई पॉइंट पे पहुंच गई 1563 में, जब अदम खां ने अपने ग्रुप के साथ शमसुद्दीन अक्का के ऑफिस में घुस करके, जब वो काम कर रहे थे अपनी अकाउंट्स और लेजर्स के ऊपर, उनका कत्ल कर दिया। अकबर अदगा खान पर बहुत भरोसा करता था। अदगा खान को अपना शिकार बनाने के बाद उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो सीधे अकबर के कमरे की ओर हाथ में खंजर थामे चल पड़ा। अकबर अपने कमरे में विश्राम कर रहा था, लेकिन लोगों की चीख सुन के वो जाग उठा।
तो उसने पूछा कि क्या माजरा है, तो किसी ने कहा कि शमसुद्दीन अतका का कत्ल हो गया और अधम खान ने यह कत्ल किया। अकबर अदगा खान के कत्ल का सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। शमसुद्दीन अतका जो बहुत अच्छी तरह से उसकी हुकूमत चला रहा और जिससे उसको कोई खतरा नहीं, उसका कत्ल बगैर किसी वैलिड रीजन के किया जाए, ये शायद उसे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। गुस्सा इतना जबरदस्त था कि रगों में दौड़ता लहू खौल गया और आदम खान को इतना जोर के मुक्का मारा कि वो वहीं गिर पड़ा। फिर उसने ये हुक्म दिया अपने सर्वेंट्स और बॉडीगार्ड्स को जो वहां मौजूद थे कि इसे छत से नीचे फेंका जाए। आदम खां को हुक्म की तामील हुई और आदम खां को छत से नीचे फेंका गया। अकबर ने यह पूछा कि क्या इसमें अभी भी जान बाकी है, तो बताया गया कि हाँ, अभी इसमें जान बाकी है। और इस तरह अकबर ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसे दोबारा छत पे लाया गया और उसी तरह से फेंका गया और फेंकने के बाद जाहिर है कि उसके बदन में जान नहीं रही और वो खत्म हो गया। अपने ही भाई को उसने इतनी बेरहमी से मार दिया था, जबकि वो जानता था कि महामंगा के लिए आदम खान सब कुछ था। इतना ही नहीं, वो खुद भी महामंगा को बहुत चाहता था, लेकिन राज्य हित में निर्णय लेने में उसने रिश्तों की जरा भी परवाह नहीं की। इस वाक़ये का एक बड़ा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये था कि अकबर ने एक क्लियर मैसेज भेजा कि कोई फैक्शन या किसी भी फैक्शन का लीडर या कोई भी रेबेलियस टेंडेंसी वो टॉलरेट नहीं करेगा और वो इंचार्ज। आदम खान को मारने की खबर स्वयं अकबर ने जाके महामंगा को दी, जिसे सुनकर महामंगा दिल से टूट गई। महामंगा ने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और ये कहा कि बादशाह सलामत, मेरे सारे बच्चे आपकी खिदमत में हैं और वो आपके ऊपर कुर्बान हैं और आपने जो भी किया है सही किया, इसलिए कि आदम खान गलत था। लेकिन महामंगा अपने बेटे की मृत्यु के सदमे को नहीं सह पाई और आदम खान की मौत के 40 दिन बाद वो भी मृत्यु को प्राप्त हुई। महामंगा के प्रति अकबर के मन में सम्मान इतना ज्यादा था कि वो स्वयं उनके जनाजे को लेकर दिल्ली तक आया और वहां उसने विशेष तौर पे महामंगा और आदम खान दोनों का मकबरा एक साथ बनवाया, जिसे आज भूल भुलैया के रूप में जाना जाता है। आदम खान और महामंगा की मौत के बाद अकबर ने पूरी तरह से सत्ता का नियंत्रण अपने हाथों में रखने के लिए मुहिम चला दी। 1563 से 1567 के बीच में अकबर ने अपने सारे राइवल्स और सारे ऐसे पॉसिबल सेंटर्स ऑफ अल्टरनेटिव पावर उनको ख़त्म किया और अपना सुप्रीम कंट्रोल स्टैब्लिश किया मुगल स्टेट में। तो आदम खान का एग्जीक्यूशन एक फैक्शनल स्ट्रगल का एंड भी था और एक मेजर स्टेप था कंसोलिडेशन ऑफ किंगली पावर। जब उसके हाथों में सत्ता पूर्ण रूप से आ गई तो उसने राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। अकबर ने लगभग 3 गुना मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। अपने साम्राज्य को मजबूत व उसका विस्तार करने के साथ साथ अकबर ने सभी धर्मों के लोगों के बीच भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा दिया। एंड प्रॉब्ली पर्सनालिटी भी उनकी जो है वो ग्रो करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद वो जितनी भी पॉलिसीज़ बनाते हैं उसमें रिलीजन जो है वो कोई मार्कर ऑफ डिफरेंस नहीं है उनके लिए। उनके लिए जो मार्कर ऑफ डिफरेंस है वो टैलेंट है। तो जैसा कि अबुल फजल लिखते भी हैं अकबरनामा में कि मुग़ल साम्राज्य में अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप 10 घुड़सवारों के मनसबदार से लेकर आप जो है किसी भी लेवल तक राइज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है प्रमोशन की, ग्रोथ की, सोशल मोबिलिटी की पॉसिबिलिटी है। उसने ऐसे कई कार्य किए जिससे सभी धर्मों के लोगों का उसके प्रति विश्वास बढ़ा। अकबर ने जो हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था
उसको समाप्त किया। तो ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन हो पाती हैं जब बादशाह का एटीट्यूड लिबरल हो। आप जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं आपके चारों तरफ, उनको आप रिकग्नाइज करें, उनको आप रिस्पेक्ट करें। जो कॉमन मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, कॉमन एथिकल वैल्यूज़ जो होती हैं, जो हर धर्म में मिलती हैं, आप उनको रिस्पेक्ट करें और वही आपका धर्म है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो उनका कहना ये था कि हर आम आदमी के लिए वो अपना काम ठीक से करे, यही उसका धर्म है। लगभग 50 सालों तक शासन करने के बाद अकबर की 1605 में मृत्यु हो गई और एक ऐसे महान शासक का अंत हुआ जिसने मात्र 14 वर्ष की उम्र में शासन की कमान संभाली और मुगल साम्राज्य का सबसे ताकतवर शासक बना, जो न्याय के लिए अपने भाई को भी मारने से नहीं हिचकिचाया, जिसने रिश्तों से ज्यादा राज्य की भलाई को अहमियत दी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.